गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में भारतीय संस्कृति पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ गद्यांशों पढ़े थे तथा उनकी व्याख्या भी देखी थी। आज हम लोग इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए अगले गद्यांश को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार की जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए और भूल जाते रहे। बच्चों इस गद्यांश में देखिए कुछ कठिन शब्द हैं जैसे स्वच्छंदता पूर्वक, इसका बच्चों अर्थ होता है स्वतंत्रता पूर्वक। दूसरा शब्द है प्रस्फुटित यानी खिला हुआ, या फिर आप कहेंगे विकसित। सौहार्द का अर्थ होता है सद्भाव और प्रभुत्व का अर्थ होता है अधिकार। इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों, इसमें लेखक क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस गद्यांश में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति तथा यहाँ के लोगों ने कभी भी किसी अन्य संस्कृति या सभ्यता को विकसित होने में बाधा नहीं पहुँचाई है। यानी हमारी ऐसी संस्कृति है कि वो खुद भी विकसित होती है, दूसरों को भी विकसित होने देती है। वो कभी भी किसी की दूसरे देश की या कहें दूसरी संस्कृति की आगे विकसित होने में उसके रास्ते में रोड़ा पैदा नहीं करती है। भारतीयों ने हमेशा से भिन्न भिन्न विचारधाराओं को, चाहे वह धर्म के रूप में हो या भाषाई रूप में, सदैव विकसित होने और उनको स्वतंत्र रूप से ही फलने फूलने दिया है। यानी कि उन सब जितनी भी संस्कृति हैं भारतीय संस्कृति ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है, उनको कभी भी उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करी है, उन सब को फलने फूलने दिया है। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को भारतीय संस्कृति में एक रस होने का अवसर इस प्रकार दिया जैसे कि वो हमारी ही संस्कृति हो। और हमारे भारतीय संस्कृति की ये गुण हैं कि वो अपने में दूसरी संस्कृति को मिलाने में सक्षम हैं और ये हमेशा जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति को अपने में मिला लेती है और ये पता ही नहीं लगता है कि हम दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं या भारतीय संस्कृति को। ऐसा लगता है वो हमारी ही संस्कृति है। भारतीयों ने भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति को स्वयं में मिलाया और स्वयं को अन्य संस्कृतियों में सम्मिलित हो जाने दिया और हमारी संस्कृति दूसरी संस्कृति में भी मिल जाती है। बच्चों लेखक आगे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ने एकता व समानता का यह कार्य बिना किसी बल प्रयोग के किया है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें किसी भी बल का प्रयोग नहीं किया गया है। वो आराम से प्रेम भाव से दूसरी संस्कृति में मिल गई है और अपने में दूसरी संस्कृति को मिलाया है। उन्होंने सदैव प्रेम और मित्रता की भावना से दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को एकाकार किया है। यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति ने प्रेम और मित्रता जैसी भावना को अपना करके दूसरी संस्कृतियों को अपने में मिलाया है। भारतीयों ने कभी भी दूसरों पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है और हम भारतीय ऐसे हैं कि अपनी शक्ति जो है दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं आजमाते हैं दुरुपयोग के लिए। उन्होंने कभी भी अपने विचार और भावों को किसी दूसरी संस्कृति पर नहीं थोपा है। इसके अतिरिक्त भारतीयों ने विदेशियों की
चल अचल संपत्ति पर भी बलपूर्वक अधिकार करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि स्नेह भाव से देशों विदेशों व वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह स्थापित की है। बच्चों, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो किसी भी संस्कृति के ऊपर अपना आक्रमण नहीं करती है, अधिकार नहीं जताती है, और ना ही किसी के ऊपर बलपूर्वक अधिकार जताती है, और ना ही किसी दूसरी देशों की जो संपत्ति है उस पर अपना अधिकार जताती है। इसलिए बिना किसी बल प्रयोग के, बिना किसी प्रयास के सब भारतीयों के संस्कृति में घुल मिल एक रस हो गए हैं, और जितने विदेश की जो संस्कृति है हमारी संस्कृति में आराम से घुल मिल गई है और एक हो गई है, यानी ऐसा लगता है कि वो हमारी ही संस्कृति है। यही कारण है कि चरित्र और ज्ञान के क्षेत्र में हमें सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति को हमेशा सर्वोपरि माना गया है, हमारे ज्ञान के कारण, हमारे चरित्र के कारण। परंतु वर्तमान स्थिति कुछ भिन्न भिन्न सी प्रतीत हो रही है, लेकिन आज का जो समय है उसमें ये कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। लेखक वेदना प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि आज भारतीय अपने गुण को स्वयं भूल चुके हैं, और आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है बच्चों कि हम जो भारतीय हैं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और जो भारतीय संस्कृति को भी भूल रहे हैं तथा हमारे अंदर जो गुण थे उनको भी हम भूलते जा रहे हैं, और ये बच्चों बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। तो ये तो था बच्चों हमारे गद्यांश की व्याख्या। अब देखेंगे बच्चों अगला गद्यांश क्या है। हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पद दलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। इसमें देखिए बच्चों जो कठिन शब्द है जैसे प्रकृतिजन्य, प्रकृतिजन्य का अर्थ है बच्चों प्रकृति द्वारा उत्पन्न, मानवकृत का अर्थ है मानव या मनुष्यों द्वारा उत्पन्न, विपदा यानी आपदा, आपत्ति यानी विपत्ति, सृजनात्मक यानी कि नवीन निर्माण की शक्ति और रचनात्मक। इस गद्यांश में बच्चों जो लेखक कहते हैं कि भारतीयों पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपत्तियां पड़ी, परंतु इनका सामना करते हुए भी यहाँ के लोगों की सृजनात्मक शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। लेखक ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में, हमारे भारतवासियों पर अनेक प्रकार से प्रकृति ने भी अपना प्रकोप दर्शाया है, मानव ने भी अपनी प्रकोप दिखाया है, यानी विपत्तियां पड़ी हैं हमारे देश पे, परंतु इन सब का सामना हम लोगों ने बहुत ही अपने सूझबूझ से किया है, अपनी शक्ति से किया है, सृजनात्मक शक्ति से किया है। इस बात को इतिहास का साक्षी बनाते हुए लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष में न जाने कितने ही साम्राज्यों का गठन हुआ और कितने ध्वस्त हुए, विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जातियां विकसित हुईं और उनका पतन भी हुआ तथा विदेशियों ने भारतीयों पर आक्रमण कर उन्हें अपमानित भी किया। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में कई देशों ने आक्रमण किया, कई साम्राज्य हमारे यहाँ स्थापित हुए, कई टूटे, कई बिखरे, कई धर्म आए, कई जातियाँ आईं, लेकिन वो ख़त्म भी हुई और विदेशियों ने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमें अपमानित किया। प्रकृति की बात की जाए बच्चों तो चाहे मनुष्य जाति की, इन्होंने एक बार नहीं अनेक बार भारतीयों पर मुसीबतों का पहाड़ ढा दिया, यानी जो प्रकृति है वो भी पीछे नहीं रही है हम भारतीयों पर मुसीबत डालने के लिए।
वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी हम भारतीयों पर मुसीबत बरसाने के लिए। परंतु हमारी संस्कृति बच्चों इतनी महान है कि उसने संपूर्ण संसार को स्वयं के अंदर समाविष्ट कर लिया है। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसने पूरे संसार को अपने अंदर समा लिया है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मक शक्ति आज तक विद्यमान है। और इन सब के बावजूद हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, हमारी संस्कृति के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो जीवन है, या कहें कि हमारी जो सृजनात्मक शक्ति है वो आज भी है। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि हमारी संस्कृति सभी संस्कृतियों में उच्च, श्रेष्ठ और महान है। और हमारी जो संस्कृति है किसी से कम नहीं है और सभी से महान है। तो ये तो था बच्चों गद्यांश की व्याख्या। अब पढ़ेंगे अगला गद्यांश क्या है इस पाठ का। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्म योगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट जाती हैं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना जैसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है, जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। बच्चों इस गद्यांश में देखिए कठिन शब्द जैसे दुर्दिनों, दुर मतलब जिस भी शब्द के पहले दु लग जाता है उसका अर्थ होता है नहीं या कहेंगे बुरा। तो इसका दुर्दिनों का अर्थ है बुरे दिनों, मनीषियों यानी बुद्धिमान, कर्मठ यानी काम में कुशल, उद्भट यानी उत्तेजित, व्यापक यानी कि विस्तृत या फिर कहेंगे बड़ी। अब चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं बच्चों। लेखक बच्चों कह रहे हैं कि इतिहास को साक्षी बताते हुए वे आगे कह रहे हैं कि भारत देश में भी बहुत मुसीबतों को झेलते हुए बुरे दिन देखे गए हैं। यानी कि हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सी ऐसी मुसीबतें पड़ी हैं और हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जो कि बहुत ही कठिन वाले थे। जब अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक भारतवर्ष को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय भी भारत भूमि पर ऐसे अनेक मनीषियों और कर्मयोगियों ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास में अपनी कुशलता एवं योग्यता का परिचय देते हुए उच्च पदों को ग्रहण किया। हमारा देश जब गुलाम था, जो अंग्रेज़ हैं या कहेंगे ब्रिटिशर्स हैं, उनके गुलामों की जंजीरों में हमारा देश जब जकड़ा हुआ था, तो उस समय भी हमारे देश ने ऐसे महान पुरुषों को जन्म दिया, ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने अपने कार्य से, अपनी योग्यता से ऐसे ऐसे पदों को ग्रहण किया है जिसका सिक्का जो है आज भी दुनिया मानती है। जब भारतवर्ष पराधीन था, पराधीन का अर्थ है यानी कि गुलाम था, तब हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे कर्मठ, रविंद्रनाथ जैसे विचारशील, अरविंद घोष और रमण महर्षि जैसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। इसी समय बच्चों भारतवर्ष में अनेक वैज्ञानिकों ने तथा महान विद्वानों ने भी जन्म लिया जिनकी योग्यता और प्रसिद्धि की गूंज आज पूरा संसार स्वीकार करता है। यानी इन सब परिस्थितियों के बावजूद हमारे देश में ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने जन्म लिया जिनके कार्य से आज भी दुनिया उनके सामने अपना सर झुकाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जिस प्रकार की विपत्ति परिस्थितियों में
संसार की अनेक जातियां विलुप्त हो गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये जो संसार है इसमें बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, उसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भारत के निवासियों ने स्वयं को कुशल और प्रसिद्ध बनाए रखने में सफलता तो प्राप्त की है, साथ ही भारतीयों ने अपनी आध्यात्मिकता एवं बौद्धिक गौरव को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जब भी हमारे भारत पर ऐसी विपरीत परिस्थितियां पड़ी हैं तो हमारा देश, हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। वहाँ के जो निवासी हैं स्वयं से जो कुशलतापूर्वक कार्य किया है और अपने आप को समृद्ध बनाए रखने में जो सफलता प्राप्त की है, वहाँ भी हमारे देश के जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता, बौद्धिक गौरव को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, इस सफलता का मुख्य कारण हमारी सामूहिक चेतना, हमारी आध्यात्मिकता व नैतिकता की भावना है। यानी इसका मुख्य कारण क्या है, हम क्यों ऐसे सफल हैं? क्योंकि हमारी जो सामूहिक चेतना है, हमारी जो आध्यात्मिकता है व नैतिकता की भावना जो हमारे अंदर विकसित है, उसके कारण हमें सफलता मिली है। हमारी नैतिक भावना दृढ़, गहरी एवं सशक्त है। इन्हीं सब गुणों के कारण हमारी भारतीय संस्कृति महान है। यानी इन सब गुणों के कारण जो है हम पूरा विश्व जो है हमारे भारतीय संस्कृति के सामने नतमस्तक है और हमारी भारतीय संस्कृति महान है। इसी कारण हमारे देश में समय समय पर विश्व विख्यात विद्वान और मनीषी पैदा होते रहे हैं और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं गुणों की वजह से हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वान पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे मनीषी पैदा होते हैं जो अपने कार्य जो है पूरे विश्व में, जिनका कार्य जो है विख्यात होता रहता है और पूरा देश जो है उनका सिक्का मानता है। अब देखेंगे बच्चों अगला गद्यांश क्या है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वो ये है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। अब देखिए इस गद्यांश में जो कठिन शब्द है जैसे विचारणीय। विचारणीय का अर्थ है बच्चों विचार करने योग्य। सामूहिक चेतना का अर्थ है समूह की जागरूकता और बुद्धिजीवी का अर्थ है समाज का प्रबुद्ध वर्ग। अब देखेंगे बच्चों इसकी व्याख्या क्या है, ये लेखक क्या कहते हैं इसमें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि विश्व की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, लेकिन हम भारतीयों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने आध्यात्मिक और एवं बौद्धिक गौरव को सुरक्षित बनाए रखा। यानी जो लेखक कह रहे हैं कि जो इतनी प्रसिद्ध जो जातियां हैं देश की, विदेशों की, वो मिट गई हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति नहीं मिटी है। यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमने अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को सुरक्षित रखा है। हम भारतीयों की सामूहिक जागरूकता का नैतिक आधार पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्रों से भी गहरा है और आकाश से भी अधिक विस्तृत है। यानी
हम भारतीय जो हैं उनकी जो नैतिक आधार है वो बहुत ही मजबूत है। लेखक बच्चों आगे कह रहे हैं कि सामूहिक चेतना के विषय में दूसरी बात जो विचार करने योग्य है वह ये है बच्चों कि यही संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे भारत देश का प्राण है। ये जो संस्कृति है, ये जो सामूहिक चेतना है, जो लोगों के अंदर जो भावना है, उसी के कारण जो हमारा देश है आगे विकसित हो रहा है और यही हमारे देश का प्राण है, जान है। इस देश के समस्त नगर और ग्राम, सभी प्रदेश और संप्रदाय, विभिन्न वर्ग और जातियां इसी नैतिक चेतना के सहारे आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। बच्चों, जो संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही विभिन्न नगर और ग्राम, प्रदेश और संप्रदाय तथा विभिन्न वर्ग एवं जातियों की एकता का आधार है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो लोगों के अंदर जो सामूहिक चेतना है, वही हमारे देश की, हमारी जाति की, हमारे वर्ग की, हमारे प्रदेश की, हमारे गांव की एकता का आधार है। इस बात को गांधी जी ने भी अच्छी तरह से समझाया था। इसलिए उन्होंने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए इसी नैतिक चेतना को अपना संबल यानी कि सहारा बनाया था, यानी कि जो उन्होंने आधार बनाया था। बच्चों, अहिंसा, सेवा और त्याग गांधी जी के मुख्य हथियार थे, जिनसे आम जनता आंदोलित हो उठी और इन्हीं 3 हथियारों के कारण ही हमारे देश ने, हमारे भारत के जो लोग थे उन्होंने इसको अपनाया और देश में आंदोलन किया और हमको आज़ादी दिलाई। होती भी क्यों ना कई सौ वर्षों से यह इन्हीं से प्रभावित और प्रेरित होती आ रही थी। और ये जो जनता आंदोलित हो रही थी ये इसलिए हो रही थी क्योंकि वो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से अहिंसा, त्याग और सेवा से ही वो आंदोलित हो रही थी, प्रभावित हो रही थी, प्रेरित हो रही थी। तो यहीं पे बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। बच्चों, जितना भी मैंने आपको व्याख्या पढ़ाई है भारतीय संस्कृति पाठ की अभी तक की, वो आप कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद आज बच्चों आज की कक्षा के लिए।